साथियों, आप सभी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली INSTS हरित ऊर्जा गलियारा के चरण 2 अर्थात GEC 2 के लिए 12,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हरित ऊर्जा गलियारा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना का लक्ष्य जो है ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों जैसे कि सौर और पवन ऊर्जा से उत्पादित विद्युत को ग्रिड में मौजूद पारंपरिक विद्युत स्टेशनों में आपूर्ति करना है। इसका उद्देश्य परियोजना में शामिल राज्यों में ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन स्थापित करके एवं ग्रिड में सुधार करके व्यापक पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना है। ये जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 है, इसमें 6 राज्य गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय ग्रिड को 20 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति करने में मदद करेगा। तो ये चरण 2 है। तो चरण 1 की यदि बात करें, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण जो 1 था, इसमें 8 राज्यों को शामिल किया गया था। जो ऊपर के 6 राज्य हैं, ऊपर 7 राज्य हैं, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। तो इन 7 राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश में भी ये क्रियान्वित था। तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो चरण 1 था वो 8 राज्यों में है और जो चरण 2 है वो 7 राज्यों में है। और चरण 1 के तहत जो है यह वर्ष 2022 तक लगभग 24 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति करने में सहायता करेगा, जबकि चरण 2 में कितना है, 20 गीगावाट है। इस परियोजना का महत्व क्या है? जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है या हरित ऊर्जा गलियारा, इसका महत्व क्या है? तो इससे वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त यह लंबी अवधि की ऊर्जा सुरक्षा में सहायता करेगी, साथ ही कार्बन फुटप्रिंट को कम करके पारिस्थितिकीय रूप से सतत विकास को बढ़ावा देगी। तीसरा पॉइंट, यह परियोजना विद्युत और अन्य संबंधित क्षेत्रों में कुशल एवं अकुशल दोनों तरह के कर्मियों के लिए अवसर निर्मित करेगी। चौथा, यदि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से राष्ट्रीय ग्रिड को रुक कर विद्युत की व्यापक आपूर्ति की जाती है तो इससे ग्रिड को कोई खतरा नहीं होगा। साथ ही इसके अतिरिक्त हाल ही में भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा की 40% स्थापित क्षमता अर्थात 392.01 गीगावाट में से 157.32 गीगावाट की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त कर ली है। उल्लेखनीय है कि भारत ने पेरिस में आयोजित COP21 जो कि 2015 में हुआ था के दौरान वर्ष 2030 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता प्रकट की थी। तो 40% का लक्ष्य हम लोग टारगेट कंप्लीट कर चुके हैं, 60% और बचा हुआ है। आगे चलते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट अर्थात CSE के एक विश्लेषण के अनुसार महाराष्ट्र और तमिलनाडु भी उन कोयला विद्युत संयंत्रों वाले 5 भारतीय राज्यों में शामिल हैं जो उत्सर्जन मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। इससे पहले पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों की सूची जारी की थी, साथ ही अपनी पूर्व अधिसूचना के अनुरूप वर्गीकरण भी किया था। अप्रैल 2021 में मंत्रालय ने वर्ष 2015 की अधिसूचना में संशोधन किया था। इसके तहत कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों को 3 श्रेणियों में रखा गया था। अब ये 3 श्रेणी आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले तो देखिए ABC, इनके मानदंड देख लेते हैं। तो जो श्रेणी A के तहत है, इनका मानदंड है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 10 किलोमीटर के भीतर और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में स्थित। इनके लिए समय सीमा और कार्रवाई की कब तक होना है, वर्ष 2022 के अंत तक होना है। श्रेणी B, इसमें लक्ष्य की गैर प्राप्ति वाले शहरों में जो राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं और जो गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों के 10 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत है। यहाँ पर जो समय सीमा और कार्रवाई है वो वर्ष 2023 तक FDG मानदंडों का पालन करना है। FDG अर्थात फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन मानदंडों का पालन करना है। तीसरी कैटेगरी क्या है, शेष संयंत्र, मतलब ऊपर के जो A और B में शामिल नहीं हुए हैं वो सभी C में शामिल होंगे, शेष संयंत्र में। इनके लिए समय सीमा और कार्रवाई क्या है, तो वर्ष 2024 तक
सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड नियंत्रण उपकरण स्थापित करना है। तो पहली श्रेणी में 2022 तक है टाइमलाइन, दूसरे में 2023 है और तीसरे में सी कैटेगरी में 2024 है। अब आगे की चीज़ों को इसमें देखते हैं। तो देखिए, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के विश्लेषण में पाया गया है कि श्रेणी ए में 61%, श्रेणी बी में 35% और श्रेणी सी में 32% कोयला ताप विद्युत क्षमता जो है वर्ष 2022 के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं कर पाएंगी। वर्ष 2015 में मंत्रालय ने कोयला आधारित टीपीपी अर्थात ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कणकीय पदार्थ, पर्टिकुलेट मैटर, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड व पारा उत्सर्जन तथा जल उपभोग के लिए पर्यावरणीय मानदंडों को अधिसूचित किया था। कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों परिवेशी वायु में आधे से अधिक सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता, 30% नाइट्रोजन ऑक्साइड व 20% पर्टिकुलेट मैटर के लिए उत्तरदायी हैं। प्रारंभ में कार्यान्वयन की समय सीमा वर्ष 2017 थी, इसे वर्ष 2022 तक बढ़ा दिया गया था। मानदंडों के अनुपालन के लिए मौजूदा ताप विद्युत संयंत्रों को उत्सर्जन को नियंत्रित करने हेतु सहायक तकनीकी क्रियाओं के साथ अनुरूपांतरण, रेट्रोफिटिंग की भी आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, ये चयनात्मक उत्प्रेरक कटौती, सेलेक्टिव कैटालिटिक रिप्रोडक्शन इत्यादि, ये सभी जो है इसके उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन जो है ये जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली फ्लू गैसों से और अन्य सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जक प्रक्रियाओं से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के आरंभिक सार्वजनिक निगम IPO से पूर्व उसके लिए ESG रैंकिंग क्या है? पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन, इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस रैंकिंग पर कार्य कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्त मंत्रालय LIC द्वारा मेगा आरंभिक सार्वजनिक निगम IPO को लाए जाने से पहले ESG पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन स्कोर प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहा है। एक बेहतर ESG स्कोर अर्थात पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन स्कोर LIC के मूल्यवर्धन में मदद करेगा, साथ ही पूंजी की बड़ी और उत्तरदायी मात्रा को आकर्षित करने में भी सहायक होगा। ESG जो है ये सतत निवेश का एक प्रकार है। यह कंपनी के हितधारकों पर कंपनी के नैतिक योगदान के प्रभाव का मापन करता है। विश्व की अधिकांश बड़ी कंपनियां अपने ESG प्रदर्शन के बारे में सूचित करती हैं। इससे निवेशक उन कंपनियों की तीव्रता से पहचान कर सकते हैं जो समावेशी विकास कारकों का अनुपालन कर रही हैं। इस ESG पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन जो रैंकिंग है, इसके लाभ क्या हैं? तो निवेशकों को अपने निवेश लक्ष्यों को उनके व्यक्तिगत मूल्यों और विश्वासों के अनुरूप बनाने में मदद करना। दूसरा, बढ़ती संधारणी निधियों को आकर्षित करके पूंजी तक पहुंच में वृद्धि करना। तीसरी बात, कंपनियों का उत्तम परिचालन प्रदर्शन व बेहतर स्टॉक प्रदर्शन होता है, साथ ही पूंजी की भी कम आवश्यकता होती है। भारत में ESG की स्थिति की बात करें तो सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा व्यापार उत्तरदायित्व और संधारणीता रिपोर्टिंग BRSR के तहत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी ने ECG रिपोर्टिंग को शामिल करने की अधिसूचना जारी की है। BRSR अर्थात व्यापार उत्तरदायित्व और संधारणीता रिपोर्टिंग शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं बाजार पूंजीकरण के द्वारा तो सूचीबद्ध संस्थाओं पर लागू होगी। BRSR की रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष 2022-23 से अनिवार्य होगी। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग जो ESG मानदंड है जिसमें 3 मानदंड शामिल है, पैरामीटर, पर्यावरणीय, सामाजिक और अभिशासन, इनमें किन किन चीज़ों को शामिल किया है इनको देख लेते हैं। सबसे पहले पर्यावरणीय जो पैरामीटर हैं, इनमें कौन कौन से इंडिकेटर आते हैं? तो पहला है ऊर्जा संबंधी उपयोग, फिर कार्बन फुटप्रिंट, जलवायु परिवर्तन, अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण निगरानी, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, दूषित संपत्ति, खतरनाक अपशिष्ट, विषाक्त उत्सर्जन और सरकार के पर्यावरण संबंधी विनियमों का अनुपालन। ये सभी के सभी पर्यावरणीय जो पैरामीटर है इसके तहत आता है। सामाजिक पैरामीटर में कौन से इंडिकेटर हैं? तो इसमें कर्मचारी कल्याण, विक्रेता संबंध, स्थानीय सामाजिक कल्याण कार्यक्रम, स्वास्थ्य देखभाल पहल, कल्याण संबंधी पहल, लिंग समानता, नस्ल समानता, धार्मिक समानता, शिक्षा पहल, स्वच्छ पर्यावरण पहले, मानवाधिकार निगरानी
और जो तीसरा है अभिशासन गवर्नेंस, जो इंडिकेटर है पैरामीटर है, इसके तहत जो इंडिकेटर है पारदर्शी लेखा पद्धति, निवेशक संबंध, बोर्ड के निर्णयों में हितों का टकराव, व्यवसायिक नैतिकता, सुने जाने का अवसर, राजनीतिक प्रभाव, कानूनी अभ्यास, व्हिसल ब्लोअर नीति इत्यादि। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने ड्रोन का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने की सलाह दी है। तो देखिए, नागर विमानन मंत्रालय ने ड्रोन से प्राप्त लाभों का दोहन करने के लिए उनके कई प्रकार के उपयोगों का सुझाव दिया है। क्या दिया है पहले इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे यहाँ देखिए, तो ड्रोन जो है ये आकाश में तीसरी आंख के रूप में मंत्रालयों को उनके अपने डोमेन में ड्रोन के उपयोग से संबंधित परामर्श दिए गए। जैसे रक्षा मंत्रालय को क्या कहा गया है, निगरानी, ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी, युद्ध, ड्रोन रोधी समाधान इत्यादि में हो सकता है। जबकि गृह मंत्रालय के लिए वीवीआईपी सुरक्षा के लिए, अपराध नियंत्रण, छापा मारना और आतंकवाद रोधी अभियान के लिए। तीसरा परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय में, तो इसमें दवाओं की आपूर्ति के लिए, चिकित्सीय जांच के लिए, सैंपल कलेक्शन इत्यादि के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। वहीं कृषि मंत्रालय को क्या कहा गया है, यहाँ कृषि मंत्रालय में फसल एवं मृदा स्वास्थ्य की निगरानी के लिए, टिड्डी रोधी प्रयास के लिए, बीमा, दावों का सर्वेक्षण इत्यादि के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है। जबकि पंचायती राज मंत्रालय में इसका इस्तेमाल भूमि की रिकॉर्ड एवं संपत्ति के अधिकार के लिए, और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत शिकार रोधी अभियान, वन्य जीवों की निगरानी इत्यादि के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा सकता है। और विद्युत मंत्रालय में परिसंपत्तियों और पार्सल लाइनों की रियल टाइम निगरानी के लिए। जबकि सड़क परिवहन मंत्रालय में परियोजनाओं की निगरानी व दुर्घटना के विरुद्ध प्रतिक्रिया के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आगे चलते हैं, ड्रोन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ड्रोन है क्या? तो ड्रोन से तात्पर्य एक मानव रहित विमान प्रणाली से है। यह एक ऐसा विमान है जो स्वायत्त रूप से या पायलट के बिना दूर से ही संचालित किया जा सकता है। ड्रोन नियमावली 2021 द्वारा ड्रोन को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो ध्यान रखिएगा 5 कैटेगरी में कौन कौन से हैं इसको एक बार देख लीजिए। पहला है नैनो ड्रोन। ये इसमें कौन से आते हैं? तो 250 ग्राम से कम या उसके बराबर वजन वाले ड्रोन नैनो ड्रोन है। जबकि सूक्ष्म ड्रोन में 250 ग्राम से अधिक और 2 किलोग्राम से कम या उसके बराबर वजन वाले ड्रोन आते हैं। छोटे ड्रोन में 2 किलोग्राम से अधिक और 25 किलोग्राम से कम या उसके बराबर वजन वाले ड्रोन आते हैं। जबकि मध्यम ड्रोन में 25 किलोग्राम से अधिक और 150 किलोग्राम से कम या उसके बराबर वजन वाले ड्रोन शामिल किए जाते हैं। जबकि बड़े ड्रोन में 150 किलोग्राम से अधिक वजन वाले ड्रोन को शामिल किया जाता है। ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जो उपाय किए गए हैं या किए गए उपाय, उनकी यदि बात करें तो पहला है वर्ष 2030 तक भारत को वैश्विक ड्रोन हब बनाने के लिए ड्रोन नियमों को उदार बनाया गया है। दूसरा, भारत में ड्रोन के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन PLI योजना आरंभ की गई है। तीसरा, फसल संरक्षण तथा मृदा एवं फसलों पर पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए कीटनाशकों के प्रयोग हेतु ड्रोन के उपयोग पर मानक संचालन प्रक्रियाओं का निर्धारण किया गया है। स्वामित्व ये क्या है? ये गांव का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में तत्कालिक प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए जो ऐप है या जो कार्य योजना है उसे स्वामित्व नाम दिया गया है। तो यह हजारों गांवों का मानचित्र तैयार करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने की एक योजना है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJY महामारी के दौरान अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में विफल रही है। तो पहले के एक अध्ययन में पाया गया था कि अप्रैल 2020 और जून 2021 के मध्य कोविड-19 के उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती केवल 14.25% लोगों को ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सहायता प्रदान की गई थी। कुछ हालिया अध्ययनों ने निम्नलिखित तथ्यों को रेखांकित किया है। कौन कौन से? पहला, अस्पतालों में प्रवेश के लिए नकदी भुगतान अब भी आवश्यक है क्योंकि अस्पताल गहन चिकित्सा इकाइयों अर्थात ICU के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को स्वीकृति प्रदान नहीं करता है या नहीं करते हैं। दूसरा, मरीजों के उपचार के लिए योजना में सीमित अस्पताल ही सूचीबद्ध है। तीसरा, कई पात्र लाभार्थी अब भी इस योजना के लाभ से वंचित हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के तहत संचालित 2 घटकों में से एक है। दूसरा घटक कौन सा है? तो दूसरा घटक है आयुष्मान स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र अर्थात हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो देखिए, आयुष्मान भारत की बात करें तो यह सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रारंभ की गई एक प्रमुख योजना है। जो स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र है अर्थात हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ये व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करते हैं। ये केंद्र लोगों को उनके घरों के समीप ही स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इसमें पहला है देश में सूचीबद्ध किए गए सरकारी और निजी अस्पतालों में द्वितीयक एवं तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार 5 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करना। दूसरा,
परिवार के आकार, इसमें जो है मेन बात कि परिवार के आकार, आयु या लिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, आपके परिवार में कितने भी लोग हो सकते हैं, उनकी आयु या लिंग कुछ भी हो सकती है। दूसरा पॉइंट है, इसमें 10.74 करोड़ से अधिक निर्धन और सुभेद पात्र परिवार शामिल हैं। लगभग 50 करोड़ लाभार्थी सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 के माध्यम से पहचाने गए हैं। सभी पूर्व मौजूदा शर्तों को पहले दिन से ही लागू कर दिया जाता है। संपूर्ण देश में कहीं भी इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने पारस्परिक पहुंच समझौते रेसिप्रोकल एसेस एग्रीमेंट RAA पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसके लिए बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो पारस्परिक पहुंच समझौता या रेसिप्रोकल एसेस एग्रीमेंट है RAA, एक नया समझौता है। यह रक्षा क्षेत्र में बेहतर सहयोग करने के लिए संपन्न किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, पारस्परिक पहुंच समझौता ये रक्षा क्षेत्र से संबंधित समझौता है जो कि जापान और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में हुआ है। इसका उद्देश्य चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक शक्ति के विरुद्ध आपसी सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना है। RAA अर्थात रेसिप्रोकल एसेस एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलियाई और जापानी सेनाओं को रक्षा एवं मानवीय अभियानों पर एक दूसरे के साथ निर्बाध रूप से कार्य करने की अनुमति प्रदान करेगा। RAA रेसिप्रोकल एसेस एग्रीमेंट हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए जापान एवं ऑस्ट्रेलिया द्वारा विस्तारित योगदान का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। इससे पूर्व फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय संघ सहित कई देशों ने भी हिंद प्रशांत क्षेत्र संबंधी अपनी अपनी रणनीति जारी की थी। हिंद प्रशांत क्षेत्र की ओर वैश्विक आकर्षण का कारण क्या है? तो देखिए, पहला, संचार के महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग जो है यहां पर है। पश्चिम में मोजाम्बिक चैनल और बाब अल मंदेब जो कि आपका यमन के नजदीक है। तो बाब अल मंदेब से पूर्व में लोम्बोक जलसंधि एक प्रमुख चोक पॉइंट की उपस्थिति का होना। दूसरा, व्यापार और अर्थव्यवस्था। इसके तहत क्या है, इस क्षेत्र में विश्व की 65% आबादी अधिवासित है रहती है। यह क्षेत्र वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में मतलब ग्लोबल GDP में 62% 62% का योगदान करता है। विश्व के कुल वस्तु व्यापार में इस क्षेत्र की 46% की हिस्सेदारी है। तीसरा पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होना। ये इसमें अपतटीय हाइड्रोकार्बन, मीथेन हाइड्रेट्स, समुद्री तल खनिज, दुर्लभ मृदा धातु, प्रचुर मत्स्य भंडार इत्यादि शामिल हैं। चौथा कारण चीन कारक है। चीन भी एक अपने आप में एक कारण है। चीन की आक्रामक विदेश नीति, तीव्र आर्थिक विस्तार, सैन्य आधुनिकीकरण और शक्ति प्रदर्शन के विरुद्ध क्षेत्रीय एवं गैर क्षेत्रीय देशों ने आपत्ति प्रकट की है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग भारत द्वारा की गई पहलों के बारे में। तो देखिए, विदेश मंत्रालय के तहत पृथक प्रभाग इंडो पैसिफिक डिवीजन और हिंद महासागर क्षेत्र डिवीजन स्थापित किया गया है। दूसरा, हिंद प्रशांत के विजन के साथ संरेखित नीतियां जैसे एक्ट ईस्ट नीति, क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं विकास अर्थात सागर योजना आदि। तीसरा, साझेदारियां जैसे कि क्वाड, बिम्स्टेक, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन आदि, वो भी आपका हिंद महासागर क्षेत्र से संबंधित है। चौथा, भारत की नौसैनिक उपस्थिति को बनाए रखना और उसका विस्तार करना। यहाँ पर आगे चलते हैं, जो सुर्खियों में चीजें रही उनकी बात कर लेते हैं। चुनावी व्यय सीमा में संशोधन किया गया, जो एक्सपेंडिचर है उसमें संशोधन किया गया है। क्या किया गया है उसको देख लेते हैं। तो भारत के निर्वाचन आयोग ने संसदीय और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के लिए मौजूदा चुनाव खर्च की सीमा में बढ़ोतरी की है। इसके लिए कारण क्या बताया गया है? कारण बताया गया कि मतदाताओं की बढ़ती संख्या और वृद्धि के लिए लागत, मुद्रास्फीति सूचकांक इत्यादि को कारण बताया गया है। बड़े राज्यों में लोकसभा सीटों के लिए खर्च की सीमा को 70 लाख, जो पहले 70 लाख थी उसे बढ़ा करके 95 लाख रुपया किया गया। जबकि छोटे राज्यों में पहले ये 54 लाख रुपए थी, उसे बढ़ा करके 75 लाख रुपए किया गया है। वहीं विधानसभा सीटों के लिए बड़े राज्यों में व्यय सीमा 28 लाख रुपए से बढ़ा करके 40 लाख किया गया और छोटे राज्यों में जहां पहले 20 लाख था उसे बढ़ा करके 28 लाख रुपए कर दिया गया है। आगे चलते हैं, चलनिधि मानकों पर बासल 3 फ्रेमवर्क की। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे व्यवसाय ग्राहकों के लिए तरलता मानकों और निवल स्थिर निधियन अनुपात, नेट स्टेबल फाइनेंसिंग रेशियो NSFR पर संशोधित बासल 3 फ्रेमवर्क को जारी किया है। इसका उद्देश्य बासल 3 मानकों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना और तरलता जोखिम का प्रबंधन करना है। चल निधि कवरेज अनुपात LCR और NSFR अर्थात नेट स्टेबल फाइनेंसिंग रेशियो तरलता के वित्त पोषण के लिए 2 न्यूनतम मानक हैं। इन्हें वैश्विक वित्तीय संकट को देखते हुए लॉन्च किया गया था। LCR के बारे में बात करें,
अर्थात चल निधि कवरेज अनुपात की बात करें तो यह उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियों को संदर्भित करता है। इन्हें बैंकों द्वारा तनावग्रस्त परिसंपत्तियों में 30 दिनों के शुद्ध व्यय को पूरा करने के लिए बनाए रखा जाता है। जबकि NFSR नेट स्टेबल फाइनेंसिंग रेशियो की बात करें तो यह आवश्यक स्थिर वित्त पोषण की राशि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर वित्त पोषण की राशि है। आगे बात कर लेते हैं आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS के बारे में। तो भारतीय स्टेट बैंक SBI की एक रिपोर्ट के अनुसार ECLGS अर्थात आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र में लगभग 13.5 लाख इकाइयों और 1.5 करोड़ नौकरियों को बचाने में मदद की है। ECLGS की घोषणा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य MSME व्यावसायिक उद्यमों, व्यावसायिक लक्ष्यों के लिए व्यक्तिगत ऋण लेने वालों तथा मुद्रा उधारकर्ताओं को पूरी तरह से गारंटीकृत व जमानत मुक्त अतिरिक्त ऋण प्रदान करना है। सरकार ने कई उद्योगों को कवर करने के लिए ECLGS का अर्थात आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का विस्तार किया है। अब तक इसके 4 विस्तारित संस्करण सामने आए हैं। ECLGS के लिए गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन पर सदस्य ऋणदाता संस्थानों जैसे बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों अर्थात NBFC को 100% गारंटी कवरेज प्रदान किया जाता है। आगे बात करते हैं पोलियो की। तो यूनिसेफ के आंकड़ों से पता चला है कि बच्चों जो कि 12 से 23 महीने की आयु के होते हैं के लिए पोलियो वैक्सीन की तीसरी खुराक के प्रबंधन में वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में 5% अंक की गिरावट आई है। क्यों? कोरोना महामारी की वजह से। यह वर्ष 1991 के बाद से सबसे खराब गिरावट है। पोलियो की बात करें तो यह एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है। मुख्य रूप से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे इससे प्रभावित होते हैं। वायरस मुख्य रूप से फैकल ओरल रूट से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। यह एक व्यक्ति के मेरुदंड जो रीढ़ की हड्डी होती है को संक्रमित करता है, जिससे लकवा लग जाता है। संक्रमण को रोकने के लिए 2 प्रकार के टीके हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन और इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। भारत को वर्ष 2014 में पोलियो मुक्त प्रमाणन प्राप्त हुआ था। आगे बात कर लेते हैं विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात EPR के बारे में। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपशिष्ट टायरों के लिए विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के विनियमों हेतु मसौदा अधिसूचना को जारी किया है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 2,75,000 टायरों को कचरे के रूप में फेंक दिया जाता है, लेकिन इनके निपटान के लिए कोई व्यापक योजना नहीं है। इसके अलावा लगभग 30 लाख अपशिष्ट टायरों को रिसाइकलिंग के लिए आयात किया जाता है। EPR की बात करें अर्थात एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह एक नीतिगत दृष्टिकोण है। इसके तहत उत्पादकों को वित्तीय और या भौतिक रूप से एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है। इसमें उत्पादों की उपयोग अवधि पूरा होने के बाद उनका उपचार या निपटान शामिल है। EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के उद्देश्य क्या हैं? तो पर्यावरणीय लागतों का एकीकरण, बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट के उत्पन्न होने में कमी करना, नगर पालिकाओं के कार्य बोझ को कम करना, पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को डिजाइन करना इत्यादि। आगे बात कर लेते हैं महाकाली नदी की। तो देखिए धारचूला में महाकाली नदी पर पुल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। ये महाकाली नदी की बात करें तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो यह नदी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के काला पानी से निकलती है और इसे महाकाली के अलावा शारदा या काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह आगे चलकर यह गंगा की सहायक नदी घाघरा में मिल जाती है, तो मतलब ये घाघरा की सहायक नदी है। यह उत्तराखंड के कुमाऊं डिवीजन और नेपाल के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम की बात करें तो देखिए इसका उद्घाटन वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के परिसर में किया गया है। संग्रहालय में कई राज्यों से एकत्रित की गई 35 अलग अलग प्रकार की चट्टानों को प्रदर्शित किया गया है। इनका समय काल जो है 3.3 अरब वर्ष से लेकर के लगभग 5.5 करोड़ वर्ष तक है। इस अवसर पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने लखनऊ और देहरादून शहरों के लिए भूकंप जोखिम मानचित्र भी जारी किए थे। अब सुर्खियों में प्रजातियों की बात करें तो क्लाउडेड लेपर्ड जो कि तेंदुआ है, इसकी तो पहली बार नागालैंड के पहाड़ों में 3,700 मीटर की ऊंचाई पर दुर्लभ क्लाउडेड लेपर्ड को देखा गया है। यह जीव मुख्य रूप से कम ऊंचाई वाले सदाबहार वर्षा वनों में रहता है।
यह भारत में पाई जाने वाली बड़ी जंगली बिल्लियों में से सबसे छोटी प्रजाति है। यह मेघालय का राज्य पशु भी है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इसकी स्थिति क्या है? वल्नरेबल की है। इसका विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया और हिमालय में दक्षिण चीन, भूटान, नेपाल, पूर्वोत्तर भारत, बर्मा, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस तथा बांग्लादेश। ओरिएंटल डॉर्टर की बात करें तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य में पक्षियों की गतिविधियों में मौसमी उतार चढ़ाव की निगरानी के लिए ओरिएंटल डॉर्टर की रिंगिंग की है। रिंगिंग क्या होता है? रिंगिंग में पक्षी की पहचान के लिए उसके पंखों या टांगों में टैग लगाया जाता है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इनकी स्थिति क्या है? तो ये नियर थ्रेटेंड में है। इनका विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया में है। आगे बात कर लेते हैं अन्नामलाई टाइगर रिजर्व की। तो देखिए, हाल ही में आदिवासियों के लिए अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के अट्टागत्ती में अनुसूचित जनजाति घटक परियोजना को आरंभ किया गया। यह परियोजना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान ने रिजर्व प्रशासन के सहयोग से शुरू की है। तमिलनाडु में स्थित यह रिजर्व दक्षिणी पश्चिमी घाट पलक्कड़ दर्रे के दक्षिण में स्थित है का एक हिस्सा है। यह रिजर्व मालाशार, मैले मालाशार, काडर, एरावलर, पुल्यर और मुदुवर नामक 6 जनजातियों का निवास स्थान है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में आर्द्र सदाबहार वन, अर्ध सदाबहार वन, आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, सूखे कांटेदार और 16 वन पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले जो महत्वपूर्ण जीव हैं उनमें बाघ, एशियाई हाथी, शेरपूंछ मैकैक, नीलगिरी लंगूर इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।